उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्टेबिलिटी से मुराद क्या होती है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के बारे में पहले तो ये बात है कि दुनिया में हर चीज जो है ना वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है या स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। हमारी केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं वो इस चीज पे बेस करते हैं कि दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, वो इस वजह से करती हैं कि वो उनके रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो स्टेबल होती है। मिसाल के तौर पर अगर HCl का NaOH के साथ मिक्सिंग करवाई जाए, रिएक्शन करवाया जाए, तो यानी कि एसिड का बेस के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में फौरी तौर पे दो चीजें बनती हैं। एक तो साल्ट बनता है NaCl, ठीक है, और दूसरा बनता है जी वाटर। सही है। तो इस रिएक्शन का होना क्या जो ना वो शो कर रहा है, इस रिएक्शन का होना ये शो कर रहा है कि ये जो दो रिएक्टेंट थी ना, ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी जितनी कि ये जो दो प्रोडक्ट्स बनी हैं ये स्टेबल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा थी जिसकी वजह से रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ आया है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में बनने वाली चीज स्टेबल ना हो तो वो रिएक्शन होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोशिश करें कि दो हीलियम एटम को कंबाइन करें, सही है, दो हीलियम एटम को आप कंबाइन करके एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करें जिसमें He2 बन जाए, ठीक है, तो He2 जो होता है ना, ये हम देखते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये अनस्टेबल है। ये हमारे पास एक अनस्टेबल है। तो जो चीज अनस्टेबल होती है वो बनती नहीं है। कुदरत में हर चीज जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो रिएक्शन है वो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि किसी चीज का होना, किसी रिएक्शन का होना, खुद ब खुद होना, स्पॉन्टेनियस होना, ये इंडिकेट करता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो हमारी केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनकी बेस इसी चीज पे है कि जी जो ना वो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी से मुराद दो चीजें हैं। कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी से मुराद पहली चीज तो ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स का बनना, किसी चीज के स्टेबिलिटी से, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी से मुराद दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि अगर वो बनती है कि नहीं, मसलन अगर कोई चीज, यानी कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मिसाल के तौर पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, टेट्रामाइन कोबाल्ट, सही है ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका मतलब है इसका बनना ये प्रूव करता है कि ये स्टेबल है, ठीक है। इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेट्स सपोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो पहला स्टेप तो ये है कि इसका बनना ये साबित करता है कि ये स्टेबल है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो, ठीक है, तो उस बने हुए कॉम्प्लेक्स में ये देखना कि वो कॉम्प्लेक्स अपनी असल शक्ल में, अपनी फॉर्म में मौजूद रहता है या नहीं रहता। मिसाल के तौर पर हम इसके साथ जो है ना वो दो क्लोराइड अटैच कर लेते हैं, तो ये एक सॉल्ट बना हुआ है, टेट्रामाइन कोबाल्ट क्लोराइड है। तो ये पड़ा रहा है, लैब में पड़ा हुआ है, तो कितनी देर तक पड़ा रहेगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, डिकम्पोज नहीं होगा। ये भी इसकी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन ये है कि किसी चीज की फॉर्मेशन, कोई चीज बनती है कि नहीं, ठीक है। किसी चीज का बनना ये इंडिकेट करता है कि वो स्टेबल है, ठीक है। दूसरी चीज है कि वो जो ना वो डिकम्पोज होती है कि नहीं, उसकी शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ होती है कि एक चीज कितनी देर तक जो ना वो पड़ी रहे तो वो खराब नहीं होती। आमतौर पे जब हमको प्रोडक्ट्स खरीद कर आते हैं तो उनके ऊपर शेल्फ लाइफ लिखी होती है कि ये इतनी देर के बाद एक्सपायर हो जाती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इतनी देर के बाद वो खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के दो हमारे पास एस्पेक्ट्स आ गए। नंबर वन कि एक चीज बनेगी या नहीं, दूसरी चीज ये है कि वो बन तो गई है लेकिन वो कितनी देर तक पड़ी रहे तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। इन दोनों चीजों को हम स्टेबिलिटी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है कि भाई मॉलिक्यूल्स के लिए स्टेबिलिटी की जो टर्म है वो रिलेटिव है। यानी कि हम जनरली एक बात नहीं करते कि एक मॉलिक्यूल स्टेबल है, हम ये बात करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड किन हालात में, किन कंडीशन में स्टेबल है और कौन सी कंडीशन में स्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बाजार से मेडिसिन लेके आते हैं, मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि इसको रोशनी से दूर रखें या जो है उसको लाइट से अवॉइड करें आप, या इसको ठंडी जगह पे रखें, गर्म जगह पे ना रखें। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उस मेडिसिन को लाइट में रखेंगे तो वो अनस्टेबल है, वरना लाइट अगर नहीं है, वो डार्क है, तो वो स्टेबल है। उसका मतलब ये है कि अगर उस चीज को आप ठंडी जगह पे रखेंगे तो वो स्टेबल है, अगर आप उसको 30 से ज्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे या कोई भी टेम्परेचर है तो वो उस पे अनस्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी का जो टर्म है वो रिलेटिव टर्म है, उसका ताल्लुक कंडीशंस के साथ है, हालात के साथ है जहाँ पे वो चीज पड़ी हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सोल्यूशन है किसी आयन का, एक्वेटेड सोल्यूशन। मिसाल के तौर पर आपने
कॉपर का जो ना वो कॉपर का सॉल्ट लिया है और कॉपर को पानी में हल किया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये कॉपर है, CuCl2। ठीक है, इसको जब आप पानी में डालेंगे, ठीक है, इसका एक्वा सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये बेसिकली जब पानी में डिजोल्व होगा ना, तो ये Cu2 पॉजिटिव आयन तो बनाएगा ही। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस हालत में, एक्वस में, और साथ में दो Cl नेगेटिव बनाएगा। ये इसके जो Cu2 नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव आयन है ना, ये एक्चुअली किस फॉर्म में होंगे, इसका पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल फर्ज करें अटैच हो गए हैं 6। सही है, इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए। तो इसका बेसिकली क्या हुआ कि जब हम इसको पानी में हल करते हैं तो इसका पानी के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स बन गया कॉपर का पानी के साथ जब उसमें हमने उसको हल किया। अब ये कॉपर पानी में इसका पानी के साथ इसका कॉम्प्लेक्स का बनना ये साबित करता है कि ये स्टेबल है। लेकिन ये कब तक स्टेबल है, जब तक हम इसके अंदर कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐड नहीं कर देते। मिसाल के तौर पर इसी में अगर आप अमोनिया ऐड कर देते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, यहाँ पे हम 4 वाटर मॉलिक्यूल कर लेते हैं कॉपर के, जो ना वो अमूमन टेट्रामाइन कॉपर बनता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप 4 मॉलिक्यूल इसके अटैच करते हैं और उसके साथ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही अमोनिया ऐड करेंगे तो इन चारों वाटर मॉलिक्यूल्स को ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या होगा कि ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल की जगह 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पानी का जो कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स था वो स्टेबल था, लेकिन वो तब तक स्टेबल था जब तक वहां पे अमोनिया नहीं आया। अगर अमोनिया आ गया तो वो वाटर की जगह पे कॉपर के साथ अमोनिया अटैच हो गया। अमोनिया का ये अटैच होना ये साबित करता है कि पानी का जो सॉरी कॉपर का जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बना था किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेबिलिटी की टर्म है वो रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद ये है कि उसका इन्हिसार कंडीशंस पे है। अगर कॉपर के साथ पानी मौजूद है और उसी कॉपर को अमोनिया प्रोवाइड किया जाता है, तो वो अमोनिया को अटैच करना अपने साथ पसंद करता है, क्योंकि अमोनिया जब कॉपर के साथ अटैच होता है तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जब वो वाटर के साथ अटैच होता है। तो ये टर्म है जिस जिस जो हमने यूज किया है कि जो स्टेबिलिटी की टर्म है वो रिलेटिव होती है। ठीक है, तो एक्वेटेड किसी मेटल आयन का सोल्यूशन जो है वो किसी एडिड लिगेंड की एब्सेंस में वो स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ही हमको लिगेंड ऐड करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी और नया एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लिगेंड हमने ऐड किया था अमोनिया, जो कि ज्यादा स्ट्रांगली मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसने वाटर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इस ऊपर वाले रिएक्शन में ना दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। नंबर वन ये था इसमें, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन ये था कि ये कॉपर, ठीक है, कॉपर के साथ ऑलरेडी एक अटैच है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड। ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल बतौर लिगेंड अटैच है। सही है, तो इसका रिएक्शन हमने करवाया NH3 के साथ। सही है, 4 NH3 के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनी है उनको मैं किसी और कलर से शो करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो बनी है Cu और उसके साथ NH3, 4 अटैच हो गए हैं। ठीक है, और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल वहां पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के ना दो एस्पेक्ट हैं, दो इसके जो ना वो हम चीजें देखें। नंबर वन, कॉपर के वाटर के कॉम्प्लेक्स से कॉपर के अमोनिया के कॉम्प्लेक्स का बनना। ठीक है, नंबर एक कि बना है कि नहीं बना। नंबर टू ये है कि अगर बना है तो कितनी देर में बना है। ठीक है, दो चीजें हैं। नंबर वन, प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट बन रही है या नहीं बन रही। नंबर टू के प्रोडक्ट के बनने में टाइम कितना लगा, यानी कि स्पीड क्या थी रिएक्शन की। इन दो चीजों को जो ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी, इन ये दो चीजें मिलके स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। नंबर वन, कि प्रोडक्ट बनती है या नहीं बनती। नंबर टू, कि प्रोडक्ट अगर बनती है तो उसमें उसके बनने में कितना टाइम लगता है। ये दो एस्पेक्ट्स हैं स्टेबिलिटी के। ठीक है, तो पहला ये है, एस्पेक्ट ये है कि मिक्सचर में हमने जो ना वो एनर्जेटिकली मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट बना दी। ठीक है, और ये प्रोडक्ट, ये जो काम है ना इंस्टेंटली नहीं हुआ, जाहिर है इसमें कुछ टाइम लगा है, वो टाइम भी डिसाइड करता है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है,
तो पहली बात यह है कि किसी चीज का बनना या ना बनना, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट। थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज प्रोडक्ट बन सकती है कि नहीं। और हमने कहा कि वो प्रोडक्ट बनती है जो स्टेबल होती है, ठीक है, जो थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होती है वो बनती है, जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं होती वो नहीं बनती, ठीक है। दूसरा इसका एस्पेक्ट है काइनेटिक एस्पेक्ट। काइनेटिक एस्पेक्ट से मुराद ये है रेट ऑफ रिएक्शन, कि उसके बनने में कितना टाइम लगा है। नंबर वन ये है कि बनी है कि नहीं बनी, इसका ताल्लुक है थर्मोडायनेमिक्स के साथ। नंबर टू है ये कि अगर वो बनी है तो उसके बनने में कितना टाइम लगा है, इसका ताल्लुक है काइनेटिक्स के साथ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। इन दो टर्म्स को हम यहाँ पे डील करेंगे स्टेबिलिटी की शक्ल में। और स्टेबिलिटी बेसिकली दो तरह की होगी, एक होगी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और एक होगी काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में इन्हीं दो तरह की स्टेबिलिटीज को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ये बताती है कि कोई कम्प्लेक्स बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितना बनेगा। दो चीजें हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ। नंबर वन, उसकी जो ना वो पॉसिबिलिटी बनने की, ठीक है, ये होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हमारे पास मेनली दो चीजें ही आती हैं, ठीक है, कि बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, यानी कि हम इसमें कहते हैं यस और नो, ठीक है। यस का मतलब है अगर वो बन रहा है तो वो स्टेबल है, सही है, वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा तो बनेगा। और नो का मतलब ये है कि वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, सही है। तो ये पहली चीज आ गई थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में कि पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि अगर वो बन रहा है तो वो कितना बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो ऑप्शन है यस वाले में, इसमें आगे हमारे पास फिर फर्दर दो ऑप्शंस आ जाती हैं कि उसकी अमाउंट कितनी बन रही है, सही है ना। रिएक्शन तो बन तो रहा है, ठीक है, वो कितना बन रहा है। ये जो कितना बन रहा है ना, इसको हम आमतौर पे डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में। मैं आपको एक सिंपल सा रिएक्शन बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ए जमा बी, ये एक रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बननी है वो हमारे पास, फर्ज करें जी वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है जी डी या सी है, सही है, वो प्रोडक्ट बन रही है सी। इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे के सी, तो के सी आएगा, ऊपर हम लेते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैं दो सिचुएशंस लेता हूं, ठीक है। पहली सिचुएशन ये है कि मेरे पास ए की क्वांटिटी 10 थी, बी की क्वांटिटी भी 10 थी, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद, यानी कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेज पे पहुंचे, इक्विलिब्रियम से मुराद ये होता है कि जब रिएक्शन मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब तो ए और बी की क्वांटिटी कुछ और थी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ ना, तब ए और बी की अमाउंट 10-10 थी, और सी की जो अमाउंट है ना वो 100 थी, सही है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो ए और बी की अमाउंट है, फर्ज करें इसकी 40 है, ठीक है, इसकी भी 40 है, और सी की अमाउंट जो है वो 10 है, सही है ना। इन दो सिचुएशंस में, इन दो सिचुएशंस के लिए मैं केसी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, इनको उसी उन्हीं कलर में करूंगा। दूसरी सिचुएशन के लिए केसी की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आएगा 10 बटे के ऊपर, ठीक है, बटे के नीचे आएगा जी 40 और मल्टीप्लाई बाय 40, सही है, ये आ गया। दूसरी सिचुएशन मेरे पास ये है जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है कि बटे के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है, बटे के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ जाएगी 10 × 10, जो कि 100 के इक्वली होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर है ना, ग्रीन वाला आंसर आएगा 1, और ये वाला जो आंसर है ना, ये 1 से कम होगा, ठीक है ना। ये 1 से कम कितना होगा, ये होगा जी तकरीबन, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिख लेता हूँ, ठीक है, 10 ओवर 10 ओवर, ये आ जाएगा 1600, सही है ना। इसका मतलब ये है कि ये 1/160 आ गया, ठीक है। 1/160 का मतलब है कि ये आंसर पॉइंट्स में आएगा 0.00। इन इस पूरी एग्जांपल का मकसद क्या है, देखें
एक जगह पे केसी की वैल्यू बड़ी आई है, एक जगह पे केसी की वैल्यू आई है छोटी। तो केसी की स्मॉल वैल्यू कहाँ पे आती है? केसी की स्मॉल वैल्यू उस जगह आती है जहां पे हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट की अमाउंट कम होती है और रिएक्टेंट की अमाउंट इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड में गया तो है लेकिन बहुत कम गया है। जहां पे केसी की वैल्यू ज्यादा होती है वो ये शो करती है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, रिएक्टेंट की अमाउंट कम है। यानी कि इन दो एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट कम बनी है। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हमें जो है ना वो दो चीजें बताती है। नंबर वन कि कोई चीज बनेगी कि नहीं बनेगी। नंबर टू ये हमें बताती है कि अगर कोई चीज बनेगी तो उसकी अमाउंट कितनी ज्यादा बनेगी, यानी कि उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा, कितनी ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक। ठीक है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है ना वो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, वो हमें ये बताती है कि एक मेटल आयन जो है वो किसी लिगेंड के साथ अटैच होने की उसकी एबिलिटी कितनी है। जितनी एबिलिटी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगा। ठीक है। जितनी एबिलिटी कम होगी वो उतना ही फॉरवर्ड की तरफ कम जाएगा, यानी कि कम प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है। अगर इसको हम देख लें एक टेबल की फॉर्म में, ये देखें, ये आपको एक टेबल नजर आ रहा है। कॉपर का अमोनिया के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5 × 10⁻⁴ सही है। यानी कि ये देखिए दोनों में आपने कॉपर को एक्वा सोल्यूशन में लिया हुआ है, उस एक्वा सोल्यूशन में आपने अमोनिया ऐड किया, साइनाइड ऐड किया। अमोनिया के ऐड करने पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी वो 10⁻12 थी। साइनाइड के ऐड करने पे वैल्यू थी 10⁻25। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है ना उसकी फॉर्मेशन ज्यादा है, उसमें प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू कॉपर के अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स के। ठीक है। कहाँ से पता चला? हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को देख के पता चला। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज है ना ये हमें इंडिकेट करती हैं कि क्या कि जो है ना वो प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी। मतलब ये है कि अगर हम कॉपर के सोल्यूशन में अमोनिया ऐड कर देते हैं रिएक्शन तो फौरन हो जाता है। ठीक है। ये फौरन रिएक्शन होना ये बता रहा है कि जो है ना वो न्यू कम्प्लेक्स जो है ना वो हमारे पास बन गया है। क्योंकि कॉपर पानी के अंदर कॉपर का जो कलर है ना वो ब्लू होता है, वो ब्लू कलर का जो है ना वो फेड होना ये हमें बताता है कि कलर का चेंज आना क्या प्रोडक्ट बन गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो प्रोडक्ट कितनी बनेगी। प्रोडक्ट तो इन दोनों सिचुएशन में प्रोडक्ट बनेगी, यानी कि इसमें भी प्रोडक्ट बन जाएगी, इसमें भी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट बन रही है, इसमें भी बन रही है। लेकिन जो सेकंड वाला रिएक्शन है जिसमें साइनाइड रिएक्ट कर रहा है उसमें प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट रिएक्शन। यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी एज कम्पेयर टू अमोनिया वाले रिएक्शन, क्योंकि कॉपर का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया के कॉम्प्लेक्स के। एक और एग्जांपल देखें आयरन की। आयरन का एक्वस में सोल्यूशन है, आयरन का एक्वस के में सोल्यूशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है, 1+2 वाली 1+3 वाली है। तो फेरस का जब साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻35। और जब फेरस का फेरिक का बनता है साइनाइड के साथ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻42। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है आयरन का जो कि साइनाइड के साथ बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। स्टेबल है। जिसको हम इसको स्टेबिलिटी को कहेंगे रिलेटिवली, सही है ना। दूसरे के लिहाज से ये ज्यादा स्टेबल है, वरना दूसरे को हम ये नहीं कहेंगे कि वन स्टेबल है, वो इसकी निस्बत कम स्टेबल है। ठीक है। ये रिलेटिवली ये रिलेटिवली जो ना वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है। तो ये हमें जो है ना वो ये यहाँ पे पता चल रहा है कि तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है वो हमें दो चीजें बताती है। नंबर वन कि कोई चीज बनेगी या नहीं बनेगी, किसी चीज का बनना ये प्रूव करता है कि वो स्टेबल है। नंबर टू वो ये बताएगी कि कोई चीज कितनी ज्यादा बनेगी। ठीक है। उसका हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो हम ये भी जो है ना वो कंक्लूड करते हैं इन वैल्यू से कि देखें कॉपर का एक्वस के साथ पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, लेकिन अमोनिया के आने से कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह ये भी ज्यादा स्टेबल है, ये भी ज्यादा स्टेबल है, ये भी ज्यादा स्टेबल है। बाकी स्टेबिलिटी की जो टर्म्स हैं वो रिलेटिव होती हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन जो है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस का। अब आपको ये जो वैल्यूज नजर आ रही है ना स्क्रीन पे, ये जो वैल्यूज नजर आ रही हैं ये वैल्यूज जो हैं
ये मैं जिनको इन सर्कल कर रहा हूँ, इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, इन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो मैं कह ही रहा हूँ। इनके लिए हमारे पास एक टेक्निकल टर्म है फॉर्मेशन कांस्टेंट। और अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होते हैं और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के साथ उनका क्या ताल्लुक है, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम उनके बारे में पढ़ेंगे।